pendent life nihil innovator, meaning during the pendency of litigation nothing new should be introduced. इसी मैगजीन के ऊपर बेस्ड है आज का हमारा सेक्शन, दैट इज सेक्शन 52. हेलो एंड वेलकम टू द क्लास. सेक्शन 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटो. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर 2 को जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जहां पर बात की गई है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की, उसमें भी पार्ट बी जो कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, उसका सेक्शन 52 आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सेक्शन 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट. साफ समझ में आ रहा है कि कोई सूट पेंडिंग है, किस चीज से रिलेटेड, ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसका कि ट्रांसफर किया जा रहा है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैगजीन बताई जो कि बेस्ड है लिस पेंडेंस डॉक्ट्राइन पे. लिस का मतलब होता है सूट और पेंडेंस का मतलब पेंडिंग. यानी एक प्रॉपर्टी को लेके अगर कहीं पर सूट पेंडिंग है, किसी कोर्ट में कोई सूट किसी प्रॉपर्टी का चल रहा है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट सूट उस प्रॉपर्टी को कुछ भी नया नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी के साथ. अभी ये क्या है, इसका क्या मतलब है, हम समझते हैं. देखिए, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं और ए की कोई प्रॉपर्टी है जिसको लेकर बी क्लेम करता है ये प्रॉपर्टी मेरी है. अब दोनों जाकर के सूट फाइल कर देते हैं, या ए जाता है प्लेंट लेके और सूट फाइल कर देता है, इंस्टीट्यूट हो जाता है सूट. अब सूट चल रहा है, इसी दौरान ए क्या करता है, उसी प्रॉपर्टी को किसी और को, सी को बेच देता है. अब जो सी को बेची गई है प्रॉपर्टी, तो उसका क्या होगा ये बताया गया है इस सेक्शन में, जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. हम एक एक बात को स्टडी करेंगे, आपको मेरे साथ सब बातें सुनते हुए चलना है, क्योंकि इतनी बात कह देने मात्र से कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट किसी भी सूट प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी नया नहीं क्रिएट किया जा सकता. अब उस नए में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो सब हम इस सेक्शन के दौरान पढ़ेंगे. देखिए, जो ये सेक्शन था सेक्शन 52 और लिस पेंडेंस का जो कंसेप्ट था वो हम सबको पता है कि बेलमी वर्सेस सेबाइन 1857 के केस में आया, जहां पर जे टर्नर ने ये कहा कि ये जो लिस पेंडेंस का जो डॉक्ट्राइन है वो लॉ ऑफ इक्विटी की भी बात करता है और रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है, यानी न्याय की भी बात करता है. और रूल ऑफ लॉ तो है ही कि कोई सूट ऑलरेडी चल रहा है तो उसका कोई भी नया टाइटल नहीं क्रिएट किया जाएगा. ये कानून के भी अगेंस्ट है और इक्विटी के भी अगेंस्ट है. तो ये बात कही गई टर्नर जी ने, कहां पर, इस जो केस हमने बताया बेलमी वर्सेस सेबाइन 1857 में. और ये भी कहा गया कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट कोई भी नया टाइटल जो है उस प्रॉपर्टी का जो ऑलरेडी सूट में है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड का कोई भी नया टाइटल जो है वो क्रिएट नहीं किया जाएगा. इंडिया में जो केस आया वो 1907 में आया फैयाज के केस से, और उस केस के बाद प्रिवी काउंसिल ने मॉर्गेज से रिलेटेड केस था वो, जब बताया कि पहले जो चीज मॉर्गेज हुई हो और बाद में मॉर्गेज हुई हो तो किस तरीके से उनके राइट्स को बांटा जाता है. तो अभी आज हम जो बात करने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस की, तो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में बताया गया है उस लैंग्वेज को ही, जो आपके सामने ये पॉइंट एसेंशियल के तौर पे लिखे गए हैं, उन पॉइंट्स में ही सारे जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाएगी. और जो ये एसेंशियल्स आपके सामने लिखे हैं वो मेरे खुद के लिखे हुए नहीं है. पहली बात तो वो ये बेयर एक्ट में ही है, और दूसरी बात है एक केस हमारे पास आया था जो 1981 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बेंच ने बताया था. इस केस में केस क्या था, केस था देवराज डोगरा एंड अदर्स वर्सेस ज्ञानचंद एंड अदर्स का केस. इस केस में बताया गया कि इस जो हमने बताई डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस की बात, उसमें ये सारे एसेंशियल्स हैं. क्या क्या एसेंशियल्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और हमें ये सेक्शन क्लियर होता हुआ चला जाएगा. पहली बात है पेंडेंसी ऑफ सूट. सबसे पहली बात पेंडेंसी ऑफ सूट की बात करते हैं. पेंडेंसी ऑफ सूट की बात करते हैं, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल में, हम इस एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है, कोई जमीन को लेकर या कोई घर को लेकर के, से घर ही ले लेते हैं, घर को लेके कोई सूट चल रहा है, और उस घर को जो ए है वो सी को जो है सेल करता है, किस दौरान, जब ए और बी का सूट ऑलरेडी पेंडेंसी में है. अब जब ये बात आई पेंडेंसी, तो पेंडेंसी का क्या मतलब है. पेंडेंसी का मतलब सेक्शन में 52 में क्लियरली बताया गया. एक्सप्लेनेशन
करते हुए क्या बताया गया कि जिस वक्त प्लेंट दाखिल की जाती है, जब कोर्ट में एक प्लेंट दाखिल की जाती है तब एक केस इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि अभी हमने प्रॉपर्टी की बात की थी तो चल रहा था केस, तो हमने बात करी कि केस ये प्लेंट जाकर के इन्हें दाखिल कर दी। अब वहां से केस जो था वो शुरू हो गया, इंस्टीट्यूट होना शुरू हो गया। लेकिन जब पाउपर का केस होता है, पाउपर के केस में, इंडिजेंट के केस में क्या होता है, उस केस में जब एप्लीकेशन डाली जाती है कि मैं एज ए पाउपर खड़ा होना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अलाउ किया जाए कि मैं एज ए पाउपर लड़ सकूं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो जब वो एप्लीकेशन डाली जाती है तब से केस इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो दोनों ही चीजें हमें ध्यान रखनी है, जब प्लेंट डली है या फिर जब पाउपर के लिए एप्लीकेशन डली है। तो कोई भी प्लेंट एप्लीकेशन जब जिस वक्त कोर्ट में गई, केस इंस्टीट्यूट हुआ और केस की प्रोसीडिंग चलने तक, प्रोसीडिंग कब एंड होगी, प्रोसीडिंग जब केस का कोई डिक्री या ऑर्डर आ जाएगा तब केस जो है एंड होगा। तो उसके बाद भी अगर कहीं पर अपील का कुछ प्रोविजन दिया गया है, लिमिटेशन कुछ दी गई है, तो तब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, तब तक माना जाएगा कि पेंडेंसी ऑफ सूट है, सूट पेंडेंसी में है। तब तक कोई भी उस प्रॉपर्टी को, किसी और को नई चीज उसके साथ क्रिएट नहीं कर सकता है। फिर आता है कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेक्शन 52 में ही बताया गया कि कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन होती है। देखिए, जब सेक्शन बना था 52, तब उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हुए कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिमिटेशन जहां तक नहीं होगी, इंडिया की लिमिटेशन जहां तक नहीं होगी, जहां पर की इंडियन कोर्ट जो होंगी वो क्या नहीं कर सकती, अपनी अथॉरिटी नहीं रख सकती, वहां पर इस सेक्शन का एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, एप्लीकेबिलिटी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो आप क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कहां से देखेंगे कि जिन कोर्ट पर इंडिया की कोर्ट्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है या लिमिटेशन है, मींस इंडिया की बाउंड्री के बाद जहां जहां जिन कोर्ट्स पर अगर कोई सूट पेंडेंसी में चल रहा है वहां पर इंडिया की कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है, तो वो पेंडेंसी ऑफ सूट में काउंट नहीं होगा। फिर आता है नॉट कोल्यूसिव। अब कोल्यूसिव का मतलब होता है दुसंधिपूर्ण। अब मैंने बोला दुसंधिपूर्ण, यानी कि संधि है और दु है, दु मतलब बुरी है, दो लोगों ने आपस में संधि किया, अग्रीमेंट किया, लेकिन वो कैसा किया है, बुरी विचार से, बुरी भावना से किया। ये कैसे, अब ये देखिए, इसके दो तरीके हमारे पास निकल के आते हैं। पहले कैसे, ए और बी दो लोग हैं, अब क्या बोलते हैं, आपस में सोचते हैं कि ठीक है हम क्या करते हैं, आपस में सूट लड़ा लेते हैं। एक के, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ए और बी ये दो लोग हैं, ए की प्रॉपर्टी है, ये ए का घर है। अब क्या होता है, ए बोलता है बी को, देखो मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत है, तुम्हें भी मिल जाएंगे कुछ पैसे, अब ना मेरे को, ये हम दोनों लड़ाई लड़ते हैं इस घर की जो है, चलो कोर्ट में जाते हैं, हम कोर्ट में जाके इस केस को फाइल कर देते हैं, कर देंगे, और फिर इस घर को हम सी को, वो ए बोलता है मैं सी को सेल कर दूंगा, जो पैसा आएगा उस पैसे को आपस में बांट लेंगे। तो ये दुसंधि पूर्ण हो गया, दोनों ने बुरे विचार से इस सूट को कोर्ट में लेकर के गए थे, जबकि ये सूट था ही नहीं। पहला पॉइंट इसमें ये होता है। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ए और बी का सूट चल रहा है, जानते हुए भी सी क्या करता है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल कर देता है। अब क्या करता है, ए को बात बोलता है कि ठीक है देखो मैंने सी को सेल कर दिया, अब हम केस लड़ते रहेंगे। अब जो है पहले उनका इंटेंशन नहीं था, पहले से ही वो सोच के नहीं चले थे कि हम जो है केस इसलिए लेके चल रहे हैं कि हमने क्या करना है, सी को बाद में फंसाना है। बाद में उन्होंने डिसाइड किया चलो अब हमारा चल रहा है, आपस में फैसला कर लिया सी को फंसा देते हैं और फिर उसके बाद में सी से पैसे ले लेंगे। तो अगर कोल्यूसिव टाइप का केस है और कोर्ट को पता चल जाता है कि इसको जो सूट को लाने का जो इनका इरादा था, सूट चलाने का जो इनका इरादा है, केस चलाने का जो इनका इरादा है वो बुरा है, तो उस वक्त इस सेक्शन का फायदा जो है पार्टीज को नहीं मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो सेक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का में ही आता है, तो ऑब्वियस ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेगा। मतलब मनी से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है या डेट उधार का कोई केस चल रहा है तो उस केस में सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आता है राइट टू प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन। डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन का मतलब जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैटर चल रहा है क्लियरली मेंशन होना चाहिए, हाँ जी इसी घर का मैटर चल रहा है। और स्पेसिफिकली का मतलब स्पेसिफिक कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था तो वो भी मेंशन होना चाहिए कि स्पेसिफिकली इसी चीज के बारे में बात हो रही है, मीन्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यस
that we are talking about this. Yes, this particular case is about this house. क्लियरली मेंशन होना चाहिए. लास्ट हमारे पास है ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद. ट्रांसफर्ड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लीज भी आ जाता है, मोर्टगेज भी आ जाता है, एक्सचेंज भी आ जाता है. देखिए, अगर ए और बी का सूट चल रहा है, वो सी को सेल नहीं करता, अगर मोर्टगेज करता है, लीज करता है, एक्सचेंज करता है, तो तीनों ही चीजें जो होंगी सेक्शन 52 का पार्ट बनाएंगी. फिर आता है और अदरवाइज डेल्ट विद. अब अदरवाइज डेल्ट में पार्टीशन भी आ जाता है कि किस तरीके से अगर उनको पार्टीशन कर लेते हैं कि ठीक है ये केस चल रहा है, पार्टीशन कर देते हैं किसी का, वो भी इस चीज में कंसीडर होगा, सेक्शन 52 का पार्ट होगा. यानी कि अगर इन दोनों का सेल को लेके नहीं चल रहा, पार्टीशन का विवाद चल रहा है, तभी भी वो सी को केस जो है, सी को जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता. मीन्स अभी तो बोल रहे हैं मेरा है, मैंने स्विच खरीदा, जो भी विवाद है वो अलग बात है. लेकिन अगर पार्टीशन का विवाद है और वो सी को ये तब सेल कर रहा है, या फिर उन्होंने अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सेल करने का, वो विवाद है, तब सेल कर, मीन्स जितने भी तरीके से ट्रांसफर पॉसिबल है वो सब डील करते हैं सेक्शन 52 के साथ में. अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात कंसिडरेबल है वो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, सेक्शन 52 जो है वो इन चीजों के बारे में बात कर रहा है कि कोई सूट पेंडिंग है, कॉम्पिटेंट कोर्ट में है, कोल्यूसिव नेचर का नहीं होना चाहिए. कोल्यूसिव नेचर का है तो क्या होगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ. इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद, किसी भी तरीके से ट्रांसफर, पार्टीशन, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट टू सेल, सब इसके अंदर कंसिडर होगा. अब यहाँ पर जो इफेक्ट आता है, अगर ट्रांसफर हो जाता है, जैसे इसी चीज को हम लेके चल रहे थे कि अगर इसने इस केस की पेंडेंसी के दौरान सी को सेल कर दिया तब क्या होगा. देखिए, इसी में बात आ जाती है, कोल्यूसिव भी इसी में हम स्टडी करेंगे और ये वाला मैटर भी. इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसफर हुआ, जो सी को इसने ट्रांसफर किया, वो वॉइडेबल होगा, वॉइड नहीं होगा. बात ध्यान से सुनिएगा, कैसे होगा, वॉइडेबल होगा. आपको ये बात ध्यान रखनी है. इसी तरीके से अभी कोल्यूसिव की जब हमने बात की कि अगर पता चल जाए कोर्ट को कि कोल्यूसिव इन नेचर है, दोनों आपस में जो है सेटिंग बिठा के आए थे कि हम नुकसान करेंगे किसी तीसरे को, उस नुकसान को हम बांट लेंगे, और कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका तो जो है वॉइडेबल है, वो हम पे डिपेंड करता है. तो इस चीज से अगर कोर्ट को आइडेंटिफाई हो जाता है कोल्यूसिव नेचर है, तो ये जो सी को ट्रांसफर हुआ वो वॉइडेबल नहीं, वैलिड हो जाएगा. आप मेरी बात दोबारा सुनिए क्योंकि यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो सकता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा. मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर ये सूट क्लियर है, मींस कोई भी बुरा इरादा नहीं है, नॉट कोल्यूसिव इन नेचर है, ये जो सूट चल रहा है वो नॉट कोल्यूसिव इन नेचर है, तो सी को हुआ ट्रांसफर वॉइडेबल होगा. और अगर कोल्यूसिव इन नेचर है तो सी को हुआ ट्रांसफर क्या होगा, वैलिड होगा. समझ आई बात? बहुत सिंपल है कि अगर ए और बी बुरी दिशा से नहीं जाते, दोनों वास्तव में ही लड़ रहे हैं, तो जो सी को ट्रांसफर कर देता है पेंडेंसी ऑफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ए के जो घर है, तो वो वॉइडेबल होगा. उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा. और अगर वो दोनों दुसंधी कोल्यूसिव लेकर के इसका पैसा हड़पने के लिए लेके गए थे, तो इसको जो ट्रांसफर होगा ना वो वैलिड होगा, यानी इसको तो घर मिलेगा, इसका पैसा खराब नहीं होगा. अब वॉइडेबल से मेरा क्या मतलब है? वॉइडेबल से मतलब ये होता है कि जैसे दोनों के बीच में केस चल रहा था और ड्यूरिंग द पेंडेंसी इसको जो है ट्रांसफर हो गया. देखिए, जैसे हम बार बार बात करते हैं बोनाफाइड, अभी पिछले 2 सेक्शन में भी हम बोनाफाइड गुड फेथ को पढ़ कर के आए. तो अगर बोनाफाइड कोई ट्रांसफर होता है तो इक्विटी आती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, हम ये पढ़े थे. लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि इक्विटी नहीं आएगी प्रोटेक्ट करने के लिए. यहाँ पर तो बायर को खुद से चेक करना पड़ेगा कि हाँ, जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उस पर किसी तरीके का कोई केस तो नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो भाई वॉइडेबल हो जाएगा, और उस वॉइडेबल का जो इफेक्ट होगा वो आपको भुगतना होगा. इसी से रिलेटेड केस था हरदेव सिंह वर्सेस गुरमेल सिंह, जो कि 2000 में उसकी अपील थी, 2007 में उसका जजमेंट आया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो ट्रांसफर होगा वो वॉइड नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, वॉइडेबल होगा. और वो जो है ये द इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट होगा, वो क्या डिसीजन देते हैं. अच्छा, एक बात इसमें रह गई जो एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है. एक्सेप्शन के तौर पे क्या बोल रहे हैं कि पेंडेंसी के दौरान जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है. लेकिन एक्सेप्शन उसमें यह है कि अगर कोर्ट से परमिशन ले ली जाती है, सिर्फ एक कोर्ट से परमिशन ले लेता है कि मुझे अर्जेंसी है, ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, नाउ इट्स अप टू द कोर्ट. अगर कोर्ट चाहे तो उसको अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर
सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पे दिया गया है कि अगर कोर्ट से परमिशन ले ली जाती है तो वो जो ट्रांसफर होगा जो उसको सी को दिया वो वैलिड हो जाएगा। एक केस और इसमें था अमरनाथ वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1985 का केस। इस केस में वो बात की थी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हाँ पार्टीशन का भी केस चल सकता है। उसमें क्या है, ए बी सी 3 भाई होते हैं, उसमें ए और बी तो साथ में रहते हैं और सी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो ए और बी क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है जिसमें फादर का भी हक होता है, एक्स फादर का भी हक होता है। ए और बी पार्टीशन के लिए उसको जो है सूट को फाइल कर देते हैं, केस को डाल देते हैं, सी को भी नहीं बताते, एक्स को भी नहीं बताते। अब केस चला जाता है। अब इसमें क्या होगा कि सी और एक्स के अधिकारों का क्या होगा, तो कोर्ट की यहाँ पर बात करते हैं कि केस में ये कहा गया कि सी और एक्स दोनों का हक एज इट इज रहेगा, जितना उनका हक है उतना हक रहेगा। इन दोनों के पार्टीशन के सूट आने की वजह से इनके हक पर, इनके जो राइट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है जब पार्टीशन का सूट आता है, पार्टीशन का सूट आया है। अब अगर एक बात होती है, मैं पार्टीशन की ही बात कर रही हूँ मैं, तो अगर पार्टीशन के दौरान से अगर ये, तो मैंने आपको केस क्या बताया, अमरनाथ वर्सेस डिप्टी कंसोलिडेशन का जो मैंने अभी आपको केस बताया, वो जो 1985 का केस, उस केस के अलावा अगर हम इसके भी बात करें, अगर ए बी 2 लोग हैं तो उनके बीच पार्टीशन का केस चल रहा है और वो क्या करता है, ए क्या करता है, सी को कुछ मॉर्गेज करने के लिए दे देता है। हमने बोला ना ट्रांसफर तो किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो सी को मॉर्गेज कर देता है। तो क्या होगा, इनके बीच पार्टीशन का केस चल रहा है। अब क्या होगा, जब कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तब तक तो कुछ नहीं होता, डिसीजन के बाद जो प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी का वाद चल रहा था, उसने जो मॉर्गेज कर दिया पूरी प्रॉपर्टी का, तो जो ए के हिस्से में आई से इतनी ए के हिस्से में आई, तो मॉर्गेज में सी का अधिकार कितना होगा, इतना, ये अधिकार इसका नहीं होगा। ये चीज भी हमें इसमें ध्यान रखनी है, किसमें, जब हम पार्टीशन के सूट की बात करते हैं। तो सेक्शन 52 इतना बोलता है और ये सेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एलएलबी के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।